चलिए, तो अब हम बात करेंगे हमारी किस चीज की, मिस स्टेटमेंट तो आ गई, अब क्या करें। मिस स्टेटमेंट अगर दे भी दी तो कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, देखिए जरा, सारे के सारे डायरेक्टर्स या प्रपोज्ड डायरेक्टर्स, ठीक बात है क्या नहीं, सारे के सारे एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं आपके साथ, इन सब लोगों ने भी इंफॉर्मेशन दी है। ये सारे के सारे जो लोग इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इन सब के लिए लायबल होंगे या नहीं होंगे। तो जो भी ऑथराइज है, प्रोस्पेक्टस को ऑथराइज करने वाला हर इंसान इसके लिए लायबल होगा। अब क्योंकि नई कंपनी भी होती है कभी, तो नई कंपनी में और लोग कौन से हो सकते हैं, प्रोमोटर्स या एनी पर्सन हु ऑथराइजेस इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इन सब लोगों की जो लायबिलिटीज बनाई जाएंगी फॉर मिस स्टेटमेंट, ये कैसी होंगी, या तो होंगी सिविल लायबिलिटीज और या फिर होंगी क्रिमिनल लायबिलिटीज। या तो सिविल लायबिलिटी या फिर क्रिमिनल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी में सिर्फ कंपनसेशन क्लेम किया जा सकता है, जितना आपको नुकसान हुआ उस नुकसान के लिए आप अपना पैसा रिसीव कर लो। क्रिमिनल लायबिलिटी जो होती है उसमें आपको सजा भी मिल सकती है, 2 साल की सजा या 50,000 रुपए का फाइन या फिर दोनों। या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years या ₹50,000 तक का फाइन और बोथ। ये दोनों चीजें हो सकती हैं। अब अगर आप इन लायबिलिटी से बचना चाहो तो करोगे क्या, साधारण सा तरीका, इन लायबिलिटी से बचने के लिए आप क्या करोगे, आप कहोगे जी जो भी मिस रिप्रेजेंटेशन हुई, हम मानते हैं कि वो मिस रिप्रेजेंटेशन थी, ये मिस रिप्रेजेंटेशन जरूर थी, लेकिन ये इतनी इममटीरियल थी कि इसका कोई असर पड़ना ही नहीं चाहिए। क्रिमिनल लायबिलिटी को अवॉइड करने का तरीका, हाउ टू अवॉइड इट। पहली बात क्या शो करोगे आप कि ये इतनी इममटीरियल थी, यानी इतनी मामूली सी बात थी, इसका कोई असर ही नहीं पड़ना था, और इसीलिए अगर इन्होंने कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, एट द टाइम ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट, एट द टाइम ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट इट वॉज ट्रू। जब हमने ये स्टेटमेंट दी उस समय बिल्कुल हमें रीजनेबली हम ये विश्वास रखते हैं कि ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट थी, इसमें कोई मिस्टेक नहीं थी। देखो, जब एक स्टेटमेंट दी
में सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे थे जिसमें हमें लगा कि यहां पर हम कर पाएंगे। जैसे कि नैनो वाले प्लांट की अगर बात करें कि जी हमारी कॉस्ट जो है इतनी आएगी, लेकिन बाद में क्या हुआ, का पूरा प्लेस ही उठा के चेंज करना पड़ गया। सर्कमस्टेंसेस के चेंज होते ही कॉस्ट। तो ऐसे केस में आपने तो कहा था जी हम वहां करेंगे सिंगूर में काम, अब आप कह रहे हो जी गुजरात में करेंगे। तो क्या ये मिस स्टेटमेंट के कारण ऐसा हुआ जब उस टाइम कही थी स्टेटमेंट कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस में हमने चेंज किया। चलिए आइए, रेमेडीज अगेंस्ट द प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स। तो हम बात करने जा रहे हैं। फिलहाल डायरेक्टर तो दोनों ही हो गए, एक्सपर्ट्स भी आ गए और प्रोमोटर्स भी आ गए, ठीक है। फॉलोइंग पर्सन्स शैल बी लायबल टू इन्वेस्टर्स फॉर डैमेजेस। पहला, प्रपोज डायरेक्टर, promoter, experts and every other person who has authorized the issue of prospectus. To recover damages, investor will have to prove the following. वही पहली वाली बात है कि जी अनट्रू स्टेटमेंट थी नंबर, मैंने उस अनट्रू स्टेटमेंट पर रिलाय करके इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की। नंबर 2, लॉस इज कॉज्ड टू इन्वेस्टर बाय सब्सक्राइबिंग फॉर द शेयर्स ड्यू टू दैट मिस स्टेटमेंट, उसी कारण से मुझे लॉस भी हुआ। 62 में बताई गई है, सिर्फ कंपनसेशन की बात करी गई है। वेयर अ प्रोस्पेक्टस कंटेन्स मिस स्टेटमेंट, द पर्सन्स मेंशन्ड अबव, कौन कौन से, ये सब लोग, shall be liable to pay compensation to every investor who has company on the face sustained loss or damage by reason of untrue statement contained in the। तो लायबिलिटी कौन सी बात कर रहे हैं हम, सिविल लायबिलिटी की बात, पॉइंट नंबर 1। अब बात करेंगे क्रिमिनल लायबिलिटी की। सेक्शन 63, every person who authorizes the issue of prospectus containing a misstatement is punishable with imprisonment of 2 years, fine up to 50,000 or both। इसमें एग्जेम्पशन कब कब मिलेगी और कैसे मिलेगी। पहला पॉइंट, liability if it is proved that statement is immaterial, यानी अवॉइड कैसे करेंगे, यानी कब इससे एग्जेम्पशन मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट, he has reasonable ground to believe and up to the time of issue of prospectus did believe the statement was true। अच्छा, अब जो हम ये सारे के सारे काम करेंगे ना, इसमें आपके सामने कुछ डिविजन्स आएंगे टाइम के। पहले कि जहां पर प्रॉस्पेक्टस इश्यू होता है, प्रॉस्पेक्टस का इश्यू टाइम, एक हिस्सा ये है, एक इससे पहले और दूसरा हिस्सा इसके बाद, राइट। इसके दूसरे पार्ट में शेयर्स अलॉट होते हैं कि नहीं होते, शेयर्स की अलॉटमेंट, एक हिस्सा ये है। तो इफेक्टिवली आपके पास 3 चीजें आ गई। पहली बात, प्रॉस्पेक्टस के इश्यू से पहले। नंबर 2, प्रॉस्पेक्टस इश्यू करते वक्त, और उसके बाद शेयर की अलॉटमेंट का पॉइंट। ये 3 पोर्शंस में लोग अपना कंसेंट विड्रॉ कर पाएंगे। जो भी लोग हैं, इनके पास जो टाइम होगा अपने कंसेंट को विड्रॉ करने का, वो यहीं पर कहीं ना कहीं आएगा। इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। आइए पढ़ना शुरू करें।
हमने शुरुआत कर दी अब डिफेंस अवेलेबल की। किसकी बात कर दी? डिफेंस। यानी डायरेक्टर को कौन सा डिफेंस अवेलेबल है? डायरेक्टर और प्रपोज डायरेक्टर को। यानी कब ये लोग सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं होंगे। फिर आएगी बात हमारी एक्सपर्ट्स की। ये दो ही एक ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं जो आपको नजर आएंगे। ये क्वेश्चंस आपको सबसे ज्यादा नजर आएंगे। इज इट क्लियर? फोकस हम रखेंगे। और फिर कोई भी पर्सन, चाहे वो कोई भी हो, इन सब में से उन्हें क्या क्या प्रूव करना पड़ सकता है। आइए चले, पहला पॉइंट, डिफेंस अवेलेबल टू डायरेक्टर्स व्हेन डायरेक्टर इज नॉट लायबल। इसका मतलब यह कि डायरेक्टर को बचाना है तो ये बातें प्रूव करेगा कि हां जी मैं इस लायबिलिटी को क्लियर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये रीजन है। लिखा है विड्रॉल ऑफ कंसेंट बिफोर इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। मैंने क्या कहा? हमने ये तीन बातें ध्यान रखनी है। प्रोस्पेक्टस, ध्यान दीजिए, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस से पहले। फोकस अभी फिलहाल यहां पर लेके आते हैं। डायरेक्टर ने अपने कंसेंट को विड्रॉ किया कब? प्रोस्पेक्टस के इश्यू से पहले। बार बार मैं इन्हीं पॉइंट बाद ये चीजें ध्यान रखेंगी, पहले ही सोच के रखिए। प्रोस्पेक्टस अभी इश्यू नहीं हुआ है, मार्केट में जाने वाला है, डायरेक्टर ने पहले उस पर साइन की है, वो कंसेंट ऑलरेडी दे चुका है। लेकिन जब उसे पता लगा कि जी प्रोस्पेक्टस में तो ये मिस स्टेटमेंट चली गई है, या तो उसमें हिम्मत है तो भैया प्रोस्पेक्टस इश्यू होने से रुकवाए। लेकिन अगर लोगों ने उसकी बात नहीं मानी तो क्या होगा? प्रोस्पेक्टस तो चला गया। उसे क्या करना चाहिए? अपने आप को बचाना है तो पहले ही अपना कंसेंट विड्रॉ करें। कंसेंट पहले विड्रॉ करके क्या करेगा कि जी मैं इस मिस स्टेटमेंट के लिए लायबल नहीं हूं। आइए पढ़े अब। सो विड्रॉल ऑफ कंसेंट बिफोर इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, he withdrew his consent to become a director, before the issue of prospectus, and that the prospectus was issued without his consent. उसने कहा जी मैं तो इस तरह की मिस स्टेटमेंट को जाने देना चाहता ही नहीं था, इसीलिए मैंने इससे पहले ही अपना कंसेंट वापस ले लिया। इज इट क्लियर? यानी इसका मतलब लेटर ऑन दिस डायरेक्टर हु हैज विड्रॉन हिज कंसेंट विल नॉट बी लायबल फॉर दिस मिस स्टेटमेंट। आगे चलते हैं। Liable to any person when any person is not liable. Prospectus was issued without his मेरे कंसेंट के बिना, मेरी नॉलेज के ही बिना ये प्रोस्पेक्टस इशू हो गया तो मैं तो लायबल हूं ही नहीं। आइए पढ़े। Prospectus was issued without his knowledge or consent, and that on becoming aware of this issue, his लिखा है, इसे this कर लीजिए। On aware of becoming this issue, he gave a reasonable public notice that it was issued without his knowledge and consent. Is it clear? दूसरा पॉइंट, consent was given but withdrawn on दूर, लेकिन विड्रॉ कर लिया। बहुत ध्यान से देखिएगा, दोबारा से इन 3 पॉइंट्स के बीच में आना पड़ेगा आपको। पहला पॉइंट क्या लिखा है इसका? ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ द मिस स्टेटमेंट आफ्टर द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। मालूम कब चलेगा इसे? जब प्रोस्पेक्टस इश्यू हो जाएगा। अब अगर ये विड्रॉ करना चाहते तो किससे पहले करे? अलॉटमेंट ऑफ शेयर से पहले कर ले, ताकि कम से कम जो लोग शेयर्स अप्लाई करें और हम उन्हें अलॉट कर दें, उससे पहले ये कहे जी मैं इनमें से किसी चीज के लिए लायबल नहीं हूं, और इसका पब्लिक नोटिस दे दे।
prospectus was issued without, sorry, point number 2 है consent was given but withdrawn on becoming aware. Point 1 is on becoming aware of the misstatement after the issue of prospectus but before allotment he withdrew his consent to the prospectus and gave reasonable public notice with reasons thereof. Clear? यानी उसके रीजन भी उसने पहले से ही बता दिए. नेक्स्ट पॉइंट, रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव इन द ट्रुथ ऑफ, बिलीव की स्पेलिंग ठीक करिएगा, BLIEVE कर दीजिए. सो रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव इन द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट. जब तक ये अलॉटमेंट हुई तब तक मैं मानता हूं कि जो बिल्कुल स्टेटमेंट दी गई बिल्कुल करेक्ट थी. डिफेंस अवेलेबल टू एक्सपर्ट्स, जो नॉर्मली टेक्निकल नॉलेज, हर तरह के केस की टेक्निकल नॉलेज अलग अलग हो सकती है. आइए करें इसके बारे में. फिर वही सेम चीज जो आपने ऊपर एनी पर्सन वाला पॉइंट पढ़ा था, कंसेंट वॉज गिवन बट विड्रॉन ऑन बिकमिंग अवेयर. यानी या तो ये आपको प्रॉस्पेक्टस से पहले ही मालूम होगा तो आपने ले लिया, या आफ्टर द इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस बट बिफोर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट होने से पहले आपने उसे वापस ले लिया. तो इन एनी केस इन दो स्टेजेस पर आप अगर अपना कंसेंट वापस ले लेते हो तो आप लायबल नहीं माने जाओगे. या तो इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस के बाद लेकिन अलॉटमेंट ऑफ शेयर से पहले. बाकी अलॉटमेंट एक्चुअली है क्या, फाइनल कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक बात है कि नहीं. फाइनल कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही आप कह दोगे जी मैं इस चीज को नहीं मानता, तो इसका मतलब उस होने में आपकी रजामंदी नहीं थी, इसीलिए आप लायबल भी नहीं माने जाओगे. चलिए पढ़े इसे. कंसेंट वॉज गिवन बाय एक्सपर्ट टू द इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस of the misstatement when, दो केस में, either before delivery of prospectus for registration or after delivery of copy of registration of prospectus for registration but before allotment, and also he gave a public notice for that withdrawal. ये है जो हमने एनी पर्सन में भी था बिलीव करने के लिए. स्पेलिंग रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव इन द ट्रुथ ऑफ स्टेटमेंट, दैट इज ही वॉज कॉम्पिटेंट. जब मैंने टेक्निकल इन्वेस्टमेंट टेक्निकल इंफॉर्मेशन दी मैं कॉम्पिटेंट था. ही हैज रीजनेबल ग्राउंड टाइम ऑफ अलॉटमेंट और शेयर्स और डिवेंचर, वो बात बिल्कुल सही थी. इज इट क्लियर? एक बार दोबारा पढ़ लो. सो तीन बातें, जब उसने स्टेटमेंट दी तो कॉम्पिटेंट था, नंबर 1. दूसरा केस, उसके पास रीजनेबल था कि हां क्यों मैंने इसे सही कहा. और तीसरी बात, एट द टाइम ऑफ, अप टू द टाइम ऑफ अलॉटमेंट वो यही मानता था कि बिल्कुल ट्रू है. चलिए, ऐसे भी लोग होते हैं ना कि जो किसी की रिपोर्ट के बेसिस पर अपना हां या ना बोलेंगे. ठीक बात है कि नहीं. अब मान लिया जाए कि एक ऑडिटर आने वाले हैं कि नहीं, जानेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली. अब डेप्रिसिएशन जो है पुराने तरीके से तो लगाया नहीं जाएगा. वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री या वैल्यूएशन ऑफ एसेट का तरीका बिल्कुल अलग होगा. वैल्यूएशन ऑफ जो
वैल्यूअर्स हैं जो स्पेशली इन कामों के लिए ऑथराइज्ड हैं, वो लोग करेंगे। वैल्यूअर क्या करेगा? वैल्यूएशन निकालेगा, अपनी रिपोर्ट दे देगा और क्या कहेगा कि मेरी तरफ से फाइनल है। अगर ऑडिटर के पास, अल्टीमेटली फाइनल किसने करना है? ऑडिटर ने। ऑडिटर ने सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, उनमें जो एसेट्स का अमाउंट है वो किसके बेस पर लिखेगा? इसी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट के बेसिस पर लिखेगा या नहीं? तो उसमें लिख देगा कि मैं इसमें जो ये वैल्यू लिख रहा हूं ये टोटली ऑन द बेसिस स्टेटमेंट एक्सपर्ट के द्वारा दी गई है, इसमें मेरा अपना कोई हाथ नहीं है। मैं मानता हूं कि जो ये पर्सन ये इस को करने के लिए पूरी तरह से एक्सपर्ट है और ये सही वैल्यूएशन इसने किया है। देख बात है कि नहीं? ऐसे कई केसेस आते हैं जहां पर आप अपनी स्टेटमेंट जो है खुद नहीं देते। क्या कहते हो कि भैया ये तो दूसरा जो पर्सन है ना उसके द्वारा दी गई स्टेटमेंट पर विश्वास करके मैं लिख रहा हूं। इज इट क्लियर? उसी तरह से कई पब्लिक डॉक्यूमेंट भी निकलते, कई पब्लिक डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पब्लिक डॉक्यूमेंट निकाला गया और कहा गया कि दिल्ली में आने वाले समय में आज की डेट में कारों की पोजीशन ये है, डिमांड इतनी है लेकिन सप्लाई इतनी है, पूरी नहीं हो पा रही डिमांड, इतनी ज्यादा डिमांड है। इज इट क्लियर? अब एक कंपनी ने ऐसे ही कार्स बनाई और क्या ले लिया ओपिनियन कि जो ये रिपोर्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट में आई है उसी रिपोर्ट पर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में डिमांड इतनी होगी, उसी के बेसिस पर मैंने अपनी ये वर्किंग की है। इसका मतलब आपकी वर्किंग बेस्ड किस पर है? एक पब्लिक डॉक्यूमेंट पर बेस्ड है, एक पब्लिक सर्वे पर बेस्ड है, जो फॉर एग्जाम्पल कि आप यहां पर भी बच सकते हैं। अगर आपने कभी भी कोई भी अपना ओपिनियन या अपनी स्टेटमेंट दी जो कि मिस स्टेटमेंट हो गई और आप ये प्रूव कर दो कि उसमें मेरा हाथ नहीं था, ये तो मैंने कहां से देखी थी? पब्लिक डॉक्यूमेंट में से, या मैंने कहां से देखी है? हमारे एक्सपर्ट के ओपिनियन के बेसिस पर। इसमें आप अपने आप को साफ बचा सकते हो। आइए दोनों पॉइंट पढ़ ले। डिफेंस टू एनी पर्सन मेकिंग स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट बाय एक्सपर्ट, नंबर 1। नंबर 2 इसी के जैसा, डिफेंस टू एनी पर्सन मेकिंग स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। आइए दोनों बातें पढ़ें। पहला पॉइंट पढ़ेंगे। द स्टेटमेंट वॉज मेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्ट्स रिपोर्ट और वैल्यूएशन and that the expert was competent to make it and his consent was obtained and the consent was also not withdrawn। यानी डायरेक्टर अगर कभी ये बात लिख दे कि हमारे पास जो अभी ये नैनो बन के आ रही है वो इतने लोगों को इतने किलोमीटर तक ले जा पाएगी आराम से, या इतने लीटर में इतने किलोमीटर चलेगी, ये किसके बेस पर निकाला? एक्सपर्ट के ओपिनियन के बेसिस पर। अगर एक्सपर्ट के ओपिनियन के बेस पर डायरेक्टर ऐसी बात लिख दे तो उसे क्या प्रूव करना पड़ेगा? कि मैंने जिस एक्सपर्ट से ये वैल्यूएशन करवाया है वो इस काम को करने के लिए कॉम्पिटेंट था, नंबर 1। दूसरी बात, उसने इस बात के लिए अपना कंसेंट भी दिया और विड्रॉ भी नहीं किया, लेटर ऑन विड्रॉ भी नहीं किया। तीसरी बात, ही कंटिन्यूड टू बिलीव अप टू द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस दैट द स्टेटमेंट मेड बाय द एक्सपर्ट वाज ट्रू। इज इट क्लियर? और जब तक ये स्टेटमेंट इश्यू नहीं हो गई, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस नहीं हुआ, तब तक ये मानता था कि जो एक्सपर्ट ने बोला बिल्कुल करेक्ट था। इज इट क्लियर? उसी तरह से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो अगर कोई पब्लिक का, तो क्या होगा? दिनेश एक मिनट चेक करना, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है लगता है।
चलिए एक क्वेश्चन भी आया है डायरेक्टर्स के लिए, वो भी ले लें। लिखा है व्हाट इफ द डायरेक्टर प्रूव्स दैट ही हैड रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव एट द टाइम ऑफ इश्यू दैट द स्टेटमेंट वाज ट्रू बट ही रियलाइज्ड इट लेटर ऑन दैट द स्टेटमेंट वाज नॉट ट्रू। नहीं, अगर बाद में भी ऐसा हुआ, कम से कम अलॉटमेंट से पहले उसे वापस ले ले। अगर मालूम था, इश्यू हो गया, तो क्या कर सकता है? अब उसे वापस करने के लिए क्या करेगा? अलॉटमेंट ऑफ शेयर से पहले पहले वापस ले ले। आइए पॉइंट नंबर जे देखें। डिफेंस टू एनी पर्सन मेकिंग स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। The statement was made on the basis of extracts from a public official document or from statement made by an official person. अगर ये प्रूव कर दिया तो और कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है। चलें जी आगे। इनका है कि जी अगर मान लिया जाए कि किसी भी पर्सन ने एक्सपर्ट की राय पर जो है अपनी सहमति जताई, यानी मैं एक अदर पर्सन हूं और मैंने अपना कमेंट दिया किसके बेसिस पर? एक्सपर्ट के द्वारा दी गई ओपिनियन पर। अब अगर एक्सपर्ट इस बीच अपना ओपिनियन वापस ले ले, फिर क्या होगा? इसका मतलब इस मिस स्टेटमेंट से एक्सपर्ट तो बच गया। क्या करें? ऑटोमेटिकली मैं भी बच गया। कैसे बच जाऊंगा? कि अगर कंसेंट एक्सपर्ट ने जो दिया था वापस ले लिया और उसके वापस लेने के बाद मेरा जो अपना ओपिनियन था वो किस पर बेस्ड था? एक्सपर्ट के ओपिनियन पर। इसका मतलब मैं भी क्या कहूंगा कि एक्सपर्ट ने अगर अपना ओपिनियन जीरो कर दिया है, नील कर दिया है, तो मेरा ओपिनियन। आगे चलते। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आने वाला है, के पॉइंट लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट अच्छी तरह पढ़िएगा। When directors or experts are entitled to, यानी कब ये लोग अपने नुकसान की भरपाई करवा पाएंगे? आइए पढ़ें से। Whose name is included in the prospectus as director or expert who either did not give his consent to become the director or expert or had withdrawn his consent before the issue of prospectus shall be entitled to receive compensation for all damages, costs and expenses to which he may